नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम प्राचीन भारत के इतिहास की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। यह जो आपकी सीरीज होगी और एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इसके अलावा लेखपाल की परीक्षा, इसके अलावा यूपीएसआई की परीक्षा जो हाल ही में होने वाली है, इसके लिए भी यह जो सीरीज है प्राचीन भारत के इतिहास की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके जीएस के सेक्शन बन सकते हैं, जैसे आपका प्राचीन भारत हो गया, इसके बाद मध्यकालीन, आधुनिक, और उसके अलावा पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते रहेंगे। तथा यह जो सीरीज आपकी है, आपकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली, जैसे एसएससी जीडी की, लेखपाल की और यूपीएसआई, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अलग से सीरीज हम चला रहे हैं जीके की। उसमें हम जीके के जितने भी स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। उसमें ऑलरेडी हमने 5 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारी जीके की सीरीज़ को नहीं देखा हुआ तो जीके की सीरीज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसको कवर कराते हुए चल रहे हैं, तथा वह भी आपका जो जीके का वीडियो है वह भी आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा, यूपीएसआई की परीक्षा और लेखपाल तक की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है, अगर आपकी यूपीएसआई की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा या तो एसएससी जीडी की। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला वीडियो है और प्राचीन भारत के इतिहास का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, आपको बताना है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को हम रखते हैं, तो पाषाण, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, आपको बताना है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो शिकार अवस्था, यानी कि मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था थी वह थी शिकार अवस्था, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार किससे बनाए जाते थे, आपको बताना है। तो प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण और हथियार होते थे ये पत्थर के बनाए जाते थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी 100% सही है। प्रागैतिहासिक जो काल था, इसमें जो औजार थे, जो हथियार थे, वे पत्थर के बनाए जाते थे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल था इसका स्रोत हमें किससे मिलता है, तो प्रागैतिहासिक काल का जो स्रोत है पुरातात्विक जितने भी खोजे हुई हैं उनसे होता है, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर होता है यह आपका प्रागैतिहासिक काल। इस काल में जो है लिपि का विकास नहीं हुआ था, तथा इस काल में जो हमें जानकारी है, इस काल की जो जानकारी है प्रागैतिहासिक काल की, यह हमें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही मिलती थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा प्रागैतिहासिक काल में लिपि की जो है खोज नहीं हुई थी, लिपि का विकास नहीं हुआ था प्रागैतिहासिक काल में। इसके अलावा आपका जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भाग में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस काल में जो है प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के उपकरण व हथियार का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया, आपको बताना है। तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तथा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तो मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम आग का उपयोग था यह किया गया था आपका नवपाषाण काल, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मानव था इसने आग की जो खोज थी वह नवपाषाण काल में की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कृषि कार्य का प्रारंभ भी आपका नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। कृषि कार्य का प्रारंभ और जो आपका आग की खोज थी, जो दोनों जो घटनाएं थी आपकी नवपाषाण काल से ही संबंधित है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आग का प्रयोग आपका यहाँ पे आग का प्रयोग यहाँ पे आपका ऑप्शंस गलत दिया गया है। यहाँ पे आग का जो आपका प्रयोग होगा यह आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल में जो है आपका आग का खोज किया गया था। तथा आप इसे याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल का एक इम्पॉर्टेंट स्थल है भीमबेटका। पूरा पाषाण काल का एक इम्पॉर्टेंट स्थल है भीमबेटका, जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जो आग का उपयोग था सर्वप्रथम मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो वही अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में आपका क्या हुआ था, तो नवपाषाण काल में जो है कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था। कृषि कार्य का जो प्रारंभ था वह नवपाषाण काल में हुआ था। इसके अलावा नवपाषाण काल में पहिए का भी आविष्कार किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया, आपको बताना है। तो मानव के द्वारा जो कृषि कार्य था यह कब प्रारंभ किया गया था, तो नवपाषाण काल, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल में मनुष्य के द्वारा जो है कृषि कार्य का प्रारंभ किया गया था तथा फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाया गया था। कौन सा फसल, तो गेहूं और जौ फसलों में सर्वप्रथम उपजाया गया था नवपाषाण काल में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, आपको बताना है। तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया था, आपको बताना है। तो इसमें से जौ के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले पाए गए थे, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्यों के द्वारा जौ का जो उपयोग है सबसे पहले किया गया था, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जौ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल में चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलेगा इलाहाबाद के कोल्डी हवा से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डी हलवा, तो यहाँ से आपको मिलेगा चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि कोल्डी हवा। राइट आंसर आपको हो जाएगा, यह इलाहाबाद के निकट अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, आपको बताना है। तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही जगह, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो हड़प्पा है यह किस नदी किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी के तट पर अवस्थित है हड़प्पा, तथा इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। आपको बताना है कि हड़प्पा की जो खुदाई का कार्य है किसके द्वारा किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तथा वर्तमान में यह जो हड़प्पा स्थल है कहाँ पे है, तो वर्तमान में इसकी अवस्थिति पाकिस्तान में, यानी कि वर्तमान में जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान में चला गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो मृतकों का टीला हम किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका मोहनजोदड़ो था यहीं से विशाल स्नानागार भी मिला था। क्या, तो विशाल स्नानागार भी जो है आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ की एक सबसे बड़ी इमारत थी जिसका नाम था अन्न कोठार। क्या नाम था, तो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत को हम कहते हैं अन्न कोठार। तो इसे आप याद रखिएगा, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड अन्न कोठार यहाँ मिला था, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, तथा मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानागार, यानी कि ग्रेट बाथ। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का जो श्रेय है यह दिया जाता है रखाल दास बनर्जी को, यानी कि ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा यह जो मोहनजोदड़ो है यह किस नदी के तट पर अवस्थित है इस वर्तमान में, तो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है आपका मोहनजोदड़ो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, एक तरफ आपको हड़प्पा कालीन नगर दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति नदियों के किनारे थी दी गई है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नगर सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं, हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर था, बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा किसके तट पर था, तो कालीबंगा जो था आपका घग्गर नदी के तट पर था, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। वहीं आपका जो लोथल था यह किस नदी के तट पर था, तो लोथल यहाँ पे भोगवा नदी होगा, सतलज नहीं होगा, भोगवा, यानी कि ऑप्शन जो आपका 4 दिया गया था वह सुमेलित नहीं था। जो आपका लोथल है जो गुजरात का एक डॉकयार्ड था उस समय का, यह भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा तीनों आपके सही सुमेलित दिए गए थे। तो नदियों को भी आपको याद रखना है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, लोथल से जो है गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है
निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, आपको बताना है। तो इसमें से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो इसमें से लोहा का जो उपयोग है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही जाएगा। जो हड़प्पा के लोग थे वह लोहा का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि यह जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसी कारण से यहाँ के जो लोग थे वह लोहा से अभी तक परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस हड़प्पा और सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति थी यह मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो से, तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो प्राचीनतम सिक्के जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो प्राचीनतम सिक्कों को हम कहते हैं आहत सिक्के, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से, आपको बताना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है आपका खारवेल राजा से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खारवेल राजा से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त से संबंधित है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है किसके द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था किया गया था यवन शासकों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यवन शासकों के द्वारा। गर्तावास का जो साक्ष्य है कहाँ पे मिला, आपको बताना है। तो गर्तावास का जो साक्ष्य आपको मिला था बुर्जहोम से, बुर्जहोम आपको मिलेगा कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। कश्मीर के बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिले थे, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपको बताना है। तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य आपके मिले थे कहाँ से, तो कालीबंगा, यहाँ पे कालीबंगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। कालीबंगा जो था यहीं से जूते हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, कालीबंगा। तथा कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है, तो कालीबंगा जो था उस समय वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह राजस्थान में, कहाँ पे, तो वर्तमान में यह राजस्थान में है। किस नदी के तट पर, तो घग्घर नदी के तट पर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तथा इस काल की खासियत होती है, इस काल में जो है लिपि का विकास नहीं होता है, तथा इस काल के बारे में हमें जो जानकारी है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे, आपको बताना है। तो आर्य जो थे सबसे पहले भारत में कहाँ पर बसे थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सप्त सिंधु प्रदेश में सर्वप्रथम बार आर्य आकर बसे थे, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल जो था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था, आपको बताना है। तो ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे उस समय इंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, इंद्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही जाएगा। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वे प्रकृति की पूजा करते थे, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, आपको बताना है। तो ऋग्वेद में जितनी भी नदियों का उल्लेख है उनमें से सबसे जो पवित्र नदी है वह कौन सी थी, तो इसमें से सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती का जो पुराना नाम था वह कौन था, क्या था, तो सरस्वती का जो पुराना नाम था उसको हम कहते थे नदीतमा। नदीतमा के नाम से जो है सरस्वती को जाना जाता था, तथा यह जो सरस्वती नदी थी आपकी ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो हमारा था आपके प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यूज़ का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।